नमस्कार दोस्तों, RKN एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज हम वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन की शासन प्रणाली के बारे में या शासन प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हर्षवर्धन की जो शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो बाण भट्ट की हर्षचरित। बाण भट्ट ने पुस्तक लिखी है हर्षचरित। उसमें हर्ष की शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक चीनी यात्री था हेनफांग, उसके यात्रा विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है तथा हर्ष के अभिलेख उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? हर्ष की शासन व्यवस्था के बारे में। हर्ष ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, बल्कि कुछ परिवर्तनों के साथ गुप्त प्रणाली को ही अपनाया। यानी कि हर्ष की जो शासन प्रणाली थी वह गुप्त शासन के समान थी। कुछ परिवर्तन इसमें जरूर किए गए थे, तो कुछ परिवर्तनों के साथ गुप्त प्रणाली को ही अपनाया। किसने? हर्ष ने अपनी नवीन शासन प्रणाली में क्या है, नवीन जो शासन प्रणाली है को जन्म नहीं दिया, बल्कि कुछ परिवर्तनों के साथ गुप्त प्रणाली को ही अपना लिया। अब हर्ष की जो शासन व्यवस्था है वह मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वह सम्राट होता था और सम्राट के अधीन मंत्री परिषद होती थी। इसके अलावा प्रांतीय शासन, तो प्रांतीय शासन में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और बड़ी भुक्ति का प्रमुख राजस्थानीय कहलाता था तथा छोटी भुक्ति का प्रमुख उपरिक्त कहलाता था। इसके अलावा जो प्रांत है उसमें कुछ विषय होते थे, यानी कई विषयों को मिलाकर प्रांत बनता था, भुक्ति बनता था। तो विषय को क्या कहा जाता था? जिला। और विषय का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहा जाता था। इसके अलावा विषय और ग्राम के मध्य एक इकाई और होती थी जो तहसील के समान थी, उसे पैठक या पाठक कहा जाता था। उसे पैठक या पाठक कहा जाता था। हर्ष की शासन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे मेहतर या ग्रामिक कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? ग्राम। और इसका जो मुखिया होता था उसे मेहतर या ग्रामिक कहा जाता था। इसके अलावा सभी गांवों के जो मुखिया होता था उसे सर्वपल्लीपति कहा जाता था। जो सभी गांव होते थे उनका एक मुखिया होता था, उसे क्या कहा जाता? सर्वपल्लीपति कहा जाता था। और एक गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक या मेहतर कहा जाता था। इसके अलावा गांव में प्रमातार नामक एक अधिकारी था, वह भूमि पर्यवेक्षण का मुख्य अधिकारी था। तो हर्ष की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? हर्ष के अभिलेखों से मिलती है, बाण भट्ट की हर्षचरित से मिलती है, हेनफांग के यात्रा विवरण से मिलती है। तो हर्ष ने कोई नवीन शासन प्रणाली को नहीं अपनाया, बल्कि कुछ परिवर्तनों के साथ गुप्त प्रणाली को ही अपनाया। उसकी जो शासन व्यवस्था है मुख्य रूप से केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन में विभक्त थी। केंद्रीय शासन का प्रमुख सम्राट होता था, उसके अधीन मंत्री परिषद होती थी। प्रांतीय जो प्रशासन है उसमें प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और उसमें कुछ अधिकारी होते थे। बड़ी भुक्ति का जो प्रमुख होता था राजस्थानीय, छोटी भुक्ति का प्रमुख उपरिक्त कहलाता था। इसके अलावा प्रांतों में जिले होते थे, जिले को विषय कहा जाता था, उसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। और एक तहसील के समान इकाई की जानकारी और मिली है जिसे पैठक या पाठक कहा जाता था।
सबसे छोटी जो इकाई थी वे ग्राम थी। ग्राम का मुखिया मेहतर या ग्रामिक कहलाता था और सभी गांवों का मुखिया सर्वपल्लीपति कहलाता था। भूमि पर्यवेक्षण का मुख्य अधिकारी प्रमातार कहलाता था। दोस्तों, सर्वप्रथम हम केंद्रीय शासन प्रणाली के बारे में देखते हैं। हर्ष की केंद्रीय शासन प्रणाली। हर्ष का केंद्रीय शासन। दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि जो केंद्रीय शासन का प्रमुख अधिकारी सम्राट होता था, और सम्राट कौन था? हर्ष स्वयं। तो प्रमुख अधिकारी केंद्रीय शासन का कौन था? सम्राट। और सम्राट कौन था? हर्ष। तो हर्ष की जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक थी। हर्ष की शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। हर्ष की शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। हर्षचरित में हर्ष को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा है। हर्षचरित में हर्ष को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा है। हर्षचरित में हर्ष को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा है। तो हर्षचरित में हर्ष को सभी देवताओं को सम्मिलित अवतार कहा है। हर्षचरित में हर्ष को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा है। इस प्रकार राजत्व में देवत्व को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार राजत्व में देवत्व को स्वीकार किया है। इस प्रकार राजत्व में देवत्व को स्वीकार किया है। वह महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करता था। हर्ष कैसी उपाधियां धारण करता था? महाराजाधिराज, महाराधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करता था। कौन धारण करता था? हर्ष धारण करता था। बाण ने जो हर्ष की तुलना किससे की है? शिव से की है, इंद्र से की है, यम से की है, कुबेर, वरुण आदि से की है, तथा श्रेष्ठ सम्राट बताया है। तो बाण भट्ट ने जो हर्ष की तुलना किससे की है? शिव से की है, इंद्र से की है, यम से की है, कुबेर से की है, वरुण आदि से करते हुए श्रेष्ठ सम्राट बताया है हर्ष को। हर्ष सर्वोच्च कार्यपालिका का अध्यक्ष, न्यायाधीश व सेनापति होता था। हर्ष सर्वोच्च कार्यपालिका का अध्यक्ष, न्यायाधीश व
सेनापति होता था। हर्ष कौन होता था? सर्वोच्च कार्यपालिका का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा न्यायाधीश होता था, सेनापति होता था, लेकिन निरंकुश नहीं था। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने जो संपूर्ण दिन 3 भागों में विभाजित कर रखा था। हर्ष ने जो अपना संपूर्ण दिन है 3 भागों में विभाजित कर रखा था। प्रथम भाग में प्रशासनिक कार्यों को देखता था और शेष 2 भाग में धार्मिक कार्यों को देखता था। हर्ष ने पूरा दिन 3 भागों में विभाजित कर रखा था। 3 भागों में विभाजित कर रखा था। प्रथम भाग में वह किसको देखता था? प्रशासनिक कार्यों को देखता था। और अन्य 2 भागों में किसको देखता था? धार्मिक कार्यों को देखता था। किसको देखता था? धार्मिक कार्यों को। हर्ष ने पूरा दिन 3 भागों में विभाजित कर रखा था। प्रथम भाग में प्रशासनिक कार्यों को देखता था और 2 भागों में धार्मिक कार्यों को देखता था। हर्ष द्वारा साम्राज्य के दौरे के दौरान बनाए गए अस्थायी जो आवास थे उन्हें जय स्कंदावार कहा जाता था। अब ये जय स्कंदावार क्या होते थे? अस्थायी आवास होते थे। जब हर्ष दौरे पर निकलता था, साम्राज्य के दौरे पर निकलता था, तब ये अस्थायी आवास बनाए जाते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? जय स्कंदावार कहा जाता था। तो हर्ष की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी और हर्ष चरित में हर्ष को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा है, यानी कि राजत्व में देवत्व को स्वीकार किया गया है। यह निम्न उपाधियां धारण करता था: महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर। हर्ष सर्वोच्च कार्यपालिका का अध्यक्ष था, न्यायाधीश था व सेनापति था। इसके अलावा हेनसांग क्या कह रहा है? हर्ष ने पूरा दिन 3 भागों में विभाजित कर रखा था। हेनसांग क्या कह रहा है? हर्ष ने पूरा दिन 3 भागों में विभाजित कर रखा था। प्रथम भाग प्रशासनिक कार्यों के लिए, अन्य 2 भाग धार्मिक कार्यों के लिए। हर्ष जब साम्राज्य दौरे पर जाता था तो अस्थायी जो आवास बनाए जाते थे उन्हें स्कंदावार कहा जाता। दोस्तों, अब जो केंद्रीय शासन में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते थे वो थे सामंत और मंत्री परिषद। सामंत और मंत्री परिषद। तो हर्ष का प्रशासन सामंती व विकेंद्रित था, यानी कि सामंती प्रणाली पर आधारित था। हर्ष का प्रशासन सामंती व विकेंद्रित था। हर्ष का प्रशासन सामंती व विकेंद्रित था, जो उसके सामंतों की बड़ी संख्या के बारे में सूचित करता है। यानी कि हर्ष का जो प्रशासन सामंती था वह विकेंद्रित था। यह किस चीज को सूचित करता है? कि हर्ष के पास बड़ी संख्या में सामंत थे। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। हर्ष का जो साम्राज्य था किस पर आधारित था? सामंती संगठन पर आधारित था। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। बांसखेड़ा
व मधुवन लेख में महासामंत स्कंदगुप्त तथा महासामंत ईश्वर गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा व मधुवन लेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? महासामंत स्कंदगुप्त, महासामंत स्कंदगुप्त, महासामंत स्कंदगुप्त व महासामंत ईश्वर गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा व मधुवन लेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? महासामंत स्कंदगुप्त व महासामंत ईश्वर गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जालंधर का राजा उदित भी संभवतः हर्ष के अधीन सामंत था। जालंधर का शासक, जालंधर का शासक कौन था? उदित भी हर्ष के अधीन क्या था? सामंत था। जालंधर का शासक उदित भी हर्ष के अधीन क्या था? सामंत था तथा हर्ष ने इसे धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। हर्ष ने उदित को क्या नियुक्त किया? धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। हर्ष ने उदित को, जो जालंधर का शासक था, उसका सामंत था, उसे धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। मगध का पूर्ण बर्मा भी उसके अधीन सामंत था। मगध का पूर्ण बर्मा भी क्या था? सामंत था। किसका? हर्ष के अधीन सामंत था। मगध का पूर्ण बर्मा भी सामंत था। किसके अधीन? हर्ष के अधीन। हर्षचरित व कादंबरी में विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित व कादंबरी में, हर्षचरित व कादंबरी में विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है। सामंतों का उल्लेख मिलता है किसमें? हर्षचरित व कादंबरी में। कौन कौन से थे? सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, सामंत, महासामंत, सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, प्रधान सामंत, शत्रु सामंत, प्रधान सामंत, शत्रु सामंत। तो इन सामंतों का जो उल्लेख मिलता है वह कहाँ मिलता है? हर्षचरित व कादंबरी में मिलता है। इसके अलावा पृथ्वी सामंत, इन सामंतों का उल्लेख हर्षचरित व कादंबरी में मिलता है। हर्ष के जो अधीनस्थ सामंत थे वो हर्ष की राजसभा में उपस्थित होते थे तथा उपहार देते थे तथा सैन्य सहायता देते थे। तो जो हर्ष के जो सामंत थे वह हर्ष की राजसभा में उपस्थित होते थे तथा राजा को क्या देते थे? उपहार देते थे तथा सैन्य सहायता देते थे। अब सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। तो सम्राट को सहायता देने के लिए, सम्राट को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद भी होती थी।
सम्राट को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद भी होती थी और मंत्री को सचिव कहा जाता था। मंत्री को सचिव कहा जाता था या अमात्य कहा जाता था। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। दोस्तों, हमने बताया था कि जो हर्ष की जो शासन प्रणाली सामंती प्रथा पर आधारित थी। सामंतों के अलावा मंत्री परिषद भी होती थी हर्ष के शासन प्रणाली में। तो मंत्री परिषद का मुख्य कार्य क्या था? हर्ष यानी सम्राट को सहायता प्रदान करना। तो हर्ष को सहायता देने के लिए क्या होती थी? मंत्री परिषद होती थी। हर्ष को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। हर्ष को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। जो मंत्री होता था उसे सचिव या अमात्य कहा जाता था। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिष्ठा वाले सदस्य भी होते थे, उन्हें कुमारामात्य कहा जाता था। तो कुमारामात्य कौन होते थे? कुमारामात्य विशिष्ट प्रतिष्ठा वाले सदस्य कुमारामात्य कहलाते थे। विशिष्ट प्रतिष्ठा वाले सदस्य कुमारामात्य कहलाते थे। हर्ष के प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारी कौन थे? हर्ष के प्रमुख केंद्र अधिकारियों को देख लेते हैं। यानी कि हर्ष के प्रमुख मंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 1 का नाम आता है भंडी। इसके पास कौन सा पद था और ये कौन था? हर्ष का प्रधान सचिव था। यह हर्ष का प्रधान सचिव था। हेनस्वांग ने इसे पोनी कहा है, यानी महामंत्री कहा है। हेनस्वांग ने इसे क्या कहा है? पोनी कहा है, यानी कि महामंत्री कहा है। भंडी को हेनस्वांग ने क्या कहा है? पोनी यानी महामंत्री कहा है। राजवर्धन की जब मृत्यु हुई थी तो उत्तराधिकारी के प्रश्न पर क्या है, प्रश्न को तय करने के लिए भंडी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी। जब राजवर्धन की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी के प्रश्न को तय करने के लिए जो मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी वह भंडी ने बुलाई थी। इसके अलावा अवंती, इसके पास कौन सा पद था? दूसरा नाम आता है अवंती। विदेश सचिव था। ये कौन था? हर्ष का विदेश सचिव, यानी कि महासंधि विग्रहिक। महासंधि विग्रहिक यानी युद्ध मंत्री भी कहते थे इसे। युद्ध मंत्री भी कहते थे। अवंती के पास कौन सा पद था? विदेश सचिव यानी महासंधि विग्रहिक, इसे युद्ध मंत्री भी कहते थे। सिंहनाद, तीसरा व्यक्ति कौन था? सिंहनाद। कौन था? सिंहनाद। यह सेनापति था, प्रधान सेनापति, सेना का प्रमुख। यह प्रधान सेनापति था।
यह प्रधान सेनापति था। प्रभाकर वर्धन के समय भी यह कार्यरत था। प्रभाकर वर्धन के समय भी कार्यरत, यह प्रभाकर वर्धन के समय भी कार्यरत था। कौन? सिंहनाद, प्रधान सेनापति था। कुंतल, यह अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। कुंतल अश्वारोही सेना का प्रधान अधिकारी। अश्वारोही सेना का प्रधान अधिकारी कौन था? सर्वोच्च अधिकारी कह लो, प्रधान अधिकारी कह लो। कुंतल था। कुंतल अश्वारोही सेना का प्रधान अधिकारी था। स्कंदगुप्त, यह गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी, गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी, गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। बांसखेड़ा लेख में इसे दूतक यानी संदेश वाहक तथा महासामंत कहा है। बांसखेड़ा अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? दूतक यानी संदेश वाहक व महासामंत कहा है। किसे कहा है? स्कंदगुप्त को। हेनस्वांग के अनुसार सामान्य मंत्रियों तथा केंद्रीय कर्मचारियों को नगद वेतन नहीं बल्कि भूखंड दिए जाते थे। हेनस्वांग क्या कहलाता? हेनस्वांग कहता है मंत्रियों व अधिकारियों को सामान्यतया नगद वेतन नहीं दिए जाते, नहीं बल्कि भूखंड दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? भूखंड दिए जाते थे। भूखंड दिए जाते थे। हेनस्वांग क्या कह रहा है कि मंत्रियों व केंद्रीय जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, केंद्रीय कर्मचारी को सामान्यतः नगद वेतन नहीं बल्कि भूखंड दिए जाते थे। लेकिन सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था। लेकिन सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था। क्या मिलता था? नगद वेतन मिलता था। सामान्यतः मंत्रियों व अधिकारियों यानी केंद्रीय कर्मचारी जो थे उन्हें नगद वेतन नहीं मिलता, भूखंड मिलता था। जबकि सैनिक जो अधिकारी थे उनको क्या मिलता था? नगद वेतन मिलता था। अब कुछ अन्य पदाधिकारियों का विवरण भी मिलता है बांसखेड़ा व मधुबन अभिलेख में। कुछ प्रमुख पदाधिकारी जिनका विवरण किसमें मिलता है? बांसखेड़ा व मधुबन लेख में मिलता है। अब कौन कौन से जो अधिकारी हैं जिनका विवरण हमें बांसखेड़ा व मधुबन अभिलेख में मिलता है? पारियात्र या महाप्रतिहार,
या महाप्रतिहार। अब इसका कार्य क्या था? राजप्रसादों में व्यवस्था करने वाले प्रतिहारों तथा द्वारकों का मुखिया। राजप्रसाद यानी महल, राज प्रसाद में व्यवस्था करने वाले, राज प्रसाद में व्यवस्था करने वाले कौन? प्रतिहारों तथा द्वारकों का मुखिया। तो पारियात्र महाप्रतिहार कौन होते थे? राजप्रसाद में व्यवस्था करने वाले प्रतिहारों तथा द्वारकों का मुखिया होता था। अगला कौन सा है? विन्यासो। साधारण प्रतिहार जो आगंतुकों को शिष्टाचार से अवगत कराते थे तथा भीतर भीतर ले जाते थे। अगला कौन सा है? विन्यासो प्रतिहार जो आगंतुकों को शिष्टाचार से अवगत कराते थे तथा भीतर ले जाते थे, तथा भीतर ले जाते थे। विन्यासुर कौन थे? वे प्रतिहार जो आगंतुकों को शिष्टाचार से अवगत करवाते थे तथा भीतर ले जाते थे। अगला कौन सा? दूता। उच्च श्रेणी का मंत्री, उच्च श्रेणी का मंत्री, यह उच्च श्रेणी का मंत्री होता था। यह दान ग्राहिता को भूमि हस्तांतरित करवाने वाला राजा का विश्वास प्राप्त संदेश वाहक होता था। यह दान ग्राहिता को भूमि हस्तांतरित करवाने वाला राजा का हस्तांतरित करवाने वाला राजा का विश्वास प्राप्त संदेश वाहक होता था। दूतक कौन होता था? उच्च श्रेणी का मंत्री होता था। और यह दान ग्राहिता को भूमि हस्तांतरित करवाने वाला राजा का विश्वास प्राप्त संदेश वाहक होता था। इसके अलावा महाप्रमातार, यह कौन होता था? यह भूमि पैमाइश संबंधी राजस्व विभाग का बड़ा अधिकारी होता था। यह भूमि पैमाइश संबंधी राजस्व विभाग का बड़ा अधिकारी होता था। यह भूमि पैमाइश संबंधी राजस्व विभाग का बड़ा अधिकारी होता था। कौन होता था? महाप्रमातार। इसके अधीन प्रमातार नामक भूमि मापन संबंधी छोटे अधिकारी भी होते थे। इसके अधीन कौन होते थे? प्रमातार, छोटे अधिकारी।
किससे? भूमि मापन से संबंधित, भूमि मापन से संबंधित। तो महाप्रतिहार, वो महाप्रमातार कौन होते थे? ये भूमि पैमाइश संबंधी राजस्व विभाग का बड़ा अधिकारी होता था। इसके अधीन कौन होते थे? प्रमातार होते थे, छोटे अधिकारी जो भूमि मापन से संबंधित होते थे। डॉक्टर त्रिपाठी ने प्रमातार का उल्लेख न्यायाधीश के रूप में किया है। तो डॉक्टर त्रिपाठी ने क्या उल्लेख किया है? प्रमातार का। कौन होते थे? न्यायाधीश। तो डॉक्टर त्रिपाठी ने प्रमातार का उल्लेख न्यायाधीश के रूप में किया है। दोस्तों अगला है द्विविध। यह कौन होता था? अमात्य श्रेणी का लेखक। अमात्य श्रेणी का लेखक होता था। यह अमात्य श्रेणी का लेखक होता था। दोस्तों अब है भौगिक। इसका कार्य क्या था? राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी था। राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी, राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी भौगिक होता था। इसके अलावा रहस्य नियुक्ति, रहस्य नियुक्त, यह कौन होता था? निजी सचिव। निजी सचिव, यह निजी सचिव होता था। वनपाल, वनों का रक्षक, वनपाल, वनों का रक्षक, वनपाल, वनों का रक्षक, वनपाल, वनों का रक्षक। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कर्मचारी थे, जैसे सेवक, कंचुक, बेत्री, बेलग्रही। कुछ छोटे कर्मचारी, कुछ छोटे कर्मचारी भी होते थे। कौन कौन से थे? सेवक, कंचुक, बेलग्रही, सेवक, कंचुक, बेलग्रही, मीमांसक, बेत्री, सेवक, कंचुक, बेलग्रही, मीमांसक, बेत्री, तांबुल, करक वाहिनी। आदि छोटे छोटे कर्मचारी भी होते थे। सेवक, कंचुक, बेलग्रही, मीमांसक, तांबुल, करक वाहिनी, ये जो कर्मचारी होते थे, ये दरबार की सेवा शुश्रूषा से जुड़े होते थे। इसके अलावा मेकलक, कुरंगक, संवादक, दीर्घ ध्वज, लेखाकार, ये कौन थे? तीव्र गति से संदेश पहुंचाने वाले संदेश वाहक होते थे। कौन कौन? मेकलक, कुरंगक, दीर्घ ध्वज, मेकलक, कुरंगक, दीर्घ ध्वज। इसके अलावा संवादक, लेखाकार, ये कौन होते थे? तीव्र गति से संदेश पहुंचाने वाले होते थे। तीव्र गति से संदेश पहुंचाने वाले होते थे। इसके अलावा नीलपिठ या नीलपट्ट क्या होता था?
नीलपिट्ट या नीलपिट्ट क्या होता था? राज्य में घटित होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार के लेखों में संरक्षित होता था। राज्य में होने वाली घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार के लेखों में संरक्षित रहता था। नीलपट्ट क्या, राज्य में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं होती थी उनका ब्यौरा इस प्रकार के लेखों में संरक्षित रहता था। अब दोस्तों, केंद्रीय शासन में न्याय प्रशासन व दंड विधान। न्याय प्रशासन व दंड विधान के बारे में देख लेते हैं। न्यायालय को धर्माधिकरण या अधिकरण कहा जाता था। न्यायालय को धर्माधिकरण या अधिकरण कहा जाता था। हर्ष के समय न्यायालय को धर्माधिकरण या क्या कहा जाता? अधिकरण कहा जाता था। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सम्राट कौन होता था? सर्वोच्च न्यायाधीश। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सम्राट होता था। प्रांग विवाक राजा के पश्चात सर्वोच्च अधिकारी था। प्रांग विवाक राजा के बाद सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, लेकिन राजा के बाद जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वह प्रांग विवाक होता था। इसके अलावा वाक विदाम अधिकरण, वाक विदाम अधिकरण विचार किस शब्द का बोधक है? वकील शब्द यानी अधिवक्ता का बोधक है। वाक विदाम अधिकरण, वाक विदाम अधिकरण विचार, ये शब्द किसके लिए आया है? वकील या अधिवक्ता के लिए आया है। वाक विदाम अधिकरण विचार किसके लिए आया है? वकील के लिए आया है। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग भी था। पुलिस विभाग किस लिए था? पुलिस विभाग शांति व्यवस्था के लिए था। पुलिस विभाग शांति व्यवस्था के लिए था। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग भी होता था। दांडिक व दंडपाशिक इस विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। दांडिक व दंडपाशिक कौन थे? पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी कौन थे? दांडिक व दंडपाशिक थे। चाट व भाट कौन थे? अर्ध सैन्य प्रवृत्ति के पुलिस कर्मचारी थे। अर्ध सैन्य प्रवृत्ति के पुलिस कर्मचारी थे। कौन थे? चाट व भाट। याम चेटी, अब ये कौन था? याम चेटी रात्रि में पहरा देने वाली, रात्रि में पहरा देने वाली पुलिस थी। रात्रि में
पहरा देने वाली, रात्रि में पहरा देने वाली पुलिस थी। याम चेटी कौन थी? रात्रि में पहरा देने वाली पुलिस थी। दंड विधान गुप्त काल की अपेक्षा कठोर था। जो हर्षकालीन जो दंड विधान था वह गुप्त काल की अपेक्षा कैसा था? कठोर था। दंड विधान कैसा था? गुप्त काल की अपेक्षा कठोर था। गुप्त काल की अपेक्षा कठोर था। दंड विधान गुप्त काल की अपेक्षा कठोर था। हेन्सवांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान था। कठोर सजा यानी कड़ी सजा का विधान था। न्याय जो था मीमांसा शास्त्र के अनुसार होता था। न्याय मीमांसा शास्त्र के अनुसार होता था। तो हर्षकालीन न्यायिक प्रशासन व दंड विधान कैसा था? यह न्यायालय को क्या कहा जाता था? धर्माधिकरण या अधिकरण कहा जाता था। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा के बाद जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वह प्रांग विभाग होता था। वाक्य विधानाधिकरण विचार जो शब्द है वकील या अधिवक्ता के लिए आया है। पुलिस विभाग का कार्य क्या था? शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी कौन से? दांडिक व दंडपाशिक थे। चाट व भाट कौन होता था? अर्ध सैन्य प्रवृत्ति के पुलिस अधिकारी होते थे। याम चेटी कौन था? रात्रि में पहरा देने वाली पुलिस होती थी। दंड विधान कैसा था? गुप्त काल की अपेक्षा कठोर था। हेन्सवांग क्या कह रहा है? हेन्सवांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का विधान था। न्याय मीमांसा शास्त्र के अनुसार होता था। अब दोस्तों हर्ष की सैन्य व्यवस्था। हर्ष की सैन्य व्यवस्था कैसी थी? हर्ष की सैन्य व्यवस्था। हर्ष के पास विशाल व संगठित सेना थी। हर्ष के पास विशाल व संगठित सेना थी। हर्ष के पास विशाल व संगठित सेना थी। हेन्सवांग के अनुसार हर्ष की सेना में 1 लाख अश्वार हुई थे। हेन्सवांग क्या कह रहा है? हेन्सवांग हर्ष की सेना में 1 लाख अश्वारोही। हर्ष की सेना में 1 लाख अश्वारोही व 60,000 हाथी थी। वह 60,000 हाथी थी। हेन्सवांग क्या कह रहा है? हर्ष की सेना में 1 लाख अश्वारोही तथा 60,000 हाथी थे। इसके अतिरिक्त वह पैदल तथा रथारोही का भी उल्लेख करता है। इसके अलावा पैदल सेना व रथारोही भी थे। तो हर्ष की सेना में 1 लाख अश्वारोही 60,000 हाथी। इसके अलावा पैदल व अश्वारोही का भी ये उल्लेख करता है। परंतु हर्ष के समय रथ का अस्तित्व नहीं था। लेकिन हर्ष के समय अधिकांश स्रोत क्या कह रहे हैं? हर्ष के समय रथ सेना अस्तित्व में नहीं थी। हेन्सवांग तो कह रहा है रथारोही भी थी। हेन्सवांग तो ये कह रहा है रथारोही का उल्लेख कर रहा है। लेकिन हर्ष के समय अधिकांश स्रोत क्या कह रहे हैं? रथ सेना अस्तित्व में नहीं थी। बांसखेड़ा व मधुबन लेखों में नौसेना का भी उल्लेख मिलता है। बांसखेड़ा व
मधुवन लेख में किसका उल्लेख मिलता है? नौसेना का उल्लेख भी मिलता है, बांस के अलावा मधुबन लेखों में ये मिलता है कि हर्ष के पास नौसेना थी। हर्ष की सेना का बहुत बड़ा भाग सामंतों तथा अधीनस्थ राजाओं द्वारा एकत्र सेना का था। हर्ष के पास जो सेना का बहुत बड़ा भाग, हर्ष के पास सेना का बहुत बड़ा भाग कैसा था? या तो सामंतों की सेना का था या अधीनस्थ राजाओं की सेना का था। हर्ष के पास जो सेना का बहुत बड़ा भाग था वह सामंतों की सेना व अधीनस्थ राजा हैं उनकी सेनाओं का था, राजाओं द्वारा एकत्रित सेनाओं का था। सैनिकों को संभवतः नगद वेतन मिलता, सैनिकों को संभवतः नगद वेतन मिलता था, सैनिकों को संभवतः क्या मिलता था? नगद वेतन मिलता था। अब सैन्य विभाग में प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? महासंधि विग्रहाधिकृत प्रमुख सैन्य अधिकारी कौन कौन से थे? महासंधि विग्रहीकृत, महासंधि विग्रहीकृत ये कौन सा विभाग था? सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, युद्ध मंत्री भी था। महासंधि विग्रहीकृत सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी युद्ध मंत्री भी था। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत ये कौन था? पैदल सेना का सर्वोच्च सेनापति, पदाती सेना का सर्वोच्च सेनापति, पदाती सेना का सर्वोच्च सेनापति का महाबलाधिकृत, पदाती सेना का सर्वोच्च सेनापति था। इसके अलावा महापीलुपति, महापीलुपति या कटुक ये कौन था? महापीलुपति अथवा कटुक गज सेना का सेनापति, हाथी की सेना का, गज सेना का सेनापति कौन था? महापीलुपति या कटुक था। इसके अलावा महामात्र, हाथियों का महावत, महामात्र हाथियों का महावत, हाथियों का महावत। भिषक भर हाथियों के रोगों का चिकित्सक कौन था? भिषक भर हाथियों का चिकित्सक, हाथियों का चिकित्सक। भिषक भर ये कौन था? हाथियों के जो रोग हैं उनका चिकित्सक होता था, हाथियों के रोगों का चिकित्सक कौन होता था? भिषक भर होता था। स्तनपाल ये कौन होता था?
घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी। स्थान पाल, घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी। घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी कौन होता था? स्थानपाल होता था। इसके अलावा किरमेलक। अब ये किरमेलक कौन होता था? ऊंट सेना का अधिकारी होता था। सॉरी, ऊंट सेना होती थी किरमेलक। किरमेलक, किरमेलक कुले, ये ऊंट सेना होती थी। किरमेलक कुलई ऊंट सेना को कहा जाता था। पाटीपति, पाटीपति ये क्या होता था? बैरकों का निरीक्षक होता था। पाटीपति। बैरकों का निरीक्षक होता था। पाटीपति कौन होता था? बैरकों का निरीक्षक होता था। इसके अलावा रण भंडागारिधिकरण, रण भंडागारिधिकरण, रण भंडागारिधिकरण ये क्या होता था? सैन्य सामग्री का प्रबंधक विभाग था। सैन्य सामग्री का प्रबंधक विभाग। ये सैन्य सामग्री की व्यवस्था करता था कौन? रण भंडागाराधिकरण जो विभाग था। ये बसाड़ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। बसाड़ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें इसका उल्लेख है। बसाड़ से प्राप्त मुद्रा में इसका उल्लेख है। रण भंडागाराधिकरण सैन्य सामग्री का प्रबंध विभाग, बसाड़ से प्राप्त मुद्रा में इसका उल्लेख मिलता। दोस्तों, बाणभट्ट की हर्षचरित में ऊंट सेना का उल्लेख मिलता है परंतु रथों का उल्लेख नहीं मिलता। मैंने भी बताया था बाणभट्ट की जो हर्षचरित है उसमें ऊंट सेना ऊंट का उल्लेख मिलता है, लेकिन रथ सेना का नहीं। मैंने अभी बताया था ऊंट सेना तो थी लेकिन रथ सेना नहीं थी। ये कौन कह रहा है? बाणभट्ट कह रहा है। अब दोस्तों प्रांतीय शासन देख लेते हैं। हर्ष का प्रांतीय शासन, हर्ष का प्रांतीय शासन या प्रादेशिक इकाइयां। प्रादेशिक इकाइयां कौन कौन सी थी हर्ष के शासन में? तो मधुवन अभिलेख में ग्राम, विषय तथा भुक्ति नामक इकाइयों का उल्लेख मिलता है। मधुवन अभिलेख में किस किस का उल्लेख मिलता है? ग्राम, विषय व भुक्ति इकाइयों का उल्लेख मिलता है। इकाइयों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? मधुवन अभिलेख में। इनमें गुप्तकालीन इकाई देश का उल्लेख नहीं मिलता। इसमें
गुप्तकालीन इकाई देश का उल्लेख नहीं मिलता। इसमें गुप्तकालीन इकाई देश का उल्लेख नहीं मिलता। अब है भुक्ति। भुक्ति हर्षकालीन प्रशासन में अनेक, जो हर्षकालीन प्रशासन है वह अनेक भुक्तियों में विभाजित था। हर्षकालीन प्रशासन अनेक भुक्तियों में, हर्षकालीन जो प्रशासन था अनेक भुक्तियों में विभाजित था और प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। मधुबन लेख में श्रावस्ती तथा बांसखेड़ा लेख में अहिच्छत्र तथा रत्नावली नाटका में कौशाम्बी भुक्ति का उल्लेख मिलता है। मधुबन लेख में कौन सी भुक्ति का उल्लेख मिलता है? श्रावस्ती। मधुबन लेख में श्रावस्ती भुक्ति का उल्लेख मिलता है। बांसखेड़ा अभिलेख में, बांसखेड़ा लेख में किसका उल्लेख मिलता है? अहिच्छत्र भुक्ति का उल्लेख, अहिच्छत्र भुक्ति का उल्लेख मिलता है। अहिच्छत्र भुक्ति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा रत्नावली नाटका में, रत्नावली नाटका, रत्नावली नाटका में किसका उल्लेख मिलता है? कौशाम्बी भुक्ति का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी भुक्ति का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक जो भुक्ति थी उसका शासक कौन होता था? राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। तो भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था, या राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का शासक कौन कहलाता था? राजस्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। संभवतः छोटे प्रांत उपरिक के अधीन तथा बड़े प्रांत राजस्थानीय के अधीन होते थे। सामान्यतया छोटे प्रांत किसके अधीन होते थे? उपरिक के अधीन होते थे। तथा बड़े प्रांत किसके अधीन होते थे? राजस्थानीय के अधीन होते थे। यानी कि जो उपरिक का प्रांत, छोटे प्रांतों का जो शासक होता था वह उपरिक होता था, बड़े प्रांतों का राजस्थानीय होता था। तो प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और मधुबन लेख में श्रावस्ती भुक्ति तथा बांसवाड़ा लेख में अहिच्छत्र भुक्ति तथा रत्नावली नाटक में कौशाम्बी भुक्ति का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है? लोकपाल शब्द आया है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। अब दोस्तों आता है विषय यानी जिला। दोस्तों हर्षकाल में
जो प्रांत थे वह विषयों में विभक्त थे, यानी जिलों में विभक्त थे। मधुबन अभिलेख में कुंडधानी, मधुबन लेख में कुंडधानी विषय का उल्लेख है। किस विषय का उल्लेख है? कुंडधानी विषय का उल्लेख है। जबकि बांसखेड़ा अभिलेख में अंगदीय विषय का उल्लेख है। जबकि बांसखेड़ा अभिलेख में किसका उल्लेख है? अंगदीय विषय का उल्लेख है। यानी मधुबन लेख में कुंडधानी जिला का उल्लेख है और बांसखेड़ा लेख में अंगदीय जिले का उल्लेख है। विषय का प्रमुख क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। विषय का प्रमुख विषयपति कहलाता था। विषय का जो प्रमुख था वह कौन कहलाता था? विषयपति। विषयपति का जो कार्यालय कहलाता था वह अधिकरण कहलाता था। विषयपति का जो कार्यालय होता था वह कौन होता था? अधिकरण होता था। विषयपति का कार्यालय अधिकरण कहलाता था। विषयपति का जो कार्यालय था वह अधिकरण कहलाता था। इसके अलावा पुस्तपाल नामक अधिकारी होता था विषय में, जो जिले का रिकॉर्ड रखता था। तो पुस्तपाल नामक अधिकारी होता था। इसका कार्य क्या था? जिले का रिकॉर्ड पुस्तपाल नामक अधिकारी के अधीन होता था। जिले का रिकॉर्ड रखता था। जिले का जो रिकॉर्ड होता था वह पुस्तपाल नामक अधिकारी के अधीन होता था। इसके अलावा अक्षपटालाधिकृत इस अधिकारी का क्या नाम था? अक्षपटालाधिकृत ये कौन होता था? जिले का आय व्यय का लेखा रखने वाला। जिले का आय व्यय का लेखा रखने वाला अधिकारी, विषय में यानी जिले में क्या होता था? यह अधिकारी होता था अक्षपटालाधिकृत। जिले का आय व्यय का जो लेखा रखता था वह यही अधिकारी रखता था। यह संपूर्ण राज्य के राजस्व आय व्यय संबंधी पदाधिकारी महापक्षटालाधिकृत के अधीन कार्य करता था। महापक्षटालाधिकृत के अधीन कार्य करता था। यह महापक्षटालाधिकृत के अधीन कार्य करता था। यानी संपूर्ण राज्य में राजस्व आय व्यय से संबंधित अधिकारी होता था। यह महापक्षटालाधिकृत उसके अधीन कार्य करता था। अक्षपटालाधिकृत। हर्ष का मधुबन लेख महापक्षटालाधिकृत ईश्वर गुप्त के आदेश पर लिखा गया था। हर्ष का मधुबन लेख किसके आग्रह पर लिखा गया था? यह महापक्षटालाधिकृत। हर्ष का जो मधुबन लेख है वह महापक्षटालाधिकृत जो ईश्वर गुप्त के आदेश पर लिखा गया था। और किसने उत्कीर्ण करवाया? गुज्जर ने उत्कीर्ण करवाया। ये किसने उत्कीर्ण करवाया? यह है गर्जर ने उत्कीर्ण करवाया। गुर्जर या गर्जर ने उत्कीर्ण करवाया। बांसखेड़ा लेख महापक्षटालाधिकृत भानु के आदेश पर लिखा गया था। बांसखेड़ा अभिलेख
बांस खेड़ा अभिलेख किसके आग्रह पर लिखा गया था? पटालाधिकृत भानु के आग्रह पर लिखा गया था। और ईश्वर इसके उत्कीर्ण करता थे। ईश्वर इसके उत्कीर्ण करता थे। तो हर्ष का मधुबन लेख महाक्षिप पटालाधिकृत ईश्वर गुप्त के आदेश पर गर्जन ने लिखा, जबकि बांसखेड़ा अभिलेख महाक्षिप पटालाधिकृत भानु के आग्रह पर ईश्वर ने इसको उत्कीर्ण करवाया। इसके अलावा पैठक या तहसील, जिला और ग्राम के बीच एक इकाई थी। कौन? पैठक। बांसखेड़ा अभिलेख में ग्राम व विषय के मध्य पैठक नामक इकाई का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? बांसखेड़ा अभिलेख में। बांसखेड़ा अभिलेख में ग्राम व जिले के बीच पैठक नामक इकाई का उल्लेख मिलता है, जो किसके समान थी? तहसील के समान थी। अब दोस्तों ग्राम, यह हर्ष के शासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। ग्राम का शासन मेहतर नामक अधिकारी के अधीन था। ग्राम का जो प्रधान था वह मेहतर कहलाता था। ग्राम का प्रधान कौन कहलाता था? मेहतर या ग्रामिक कहलाता था। मेहतर या ग्रामिक कहलाता था। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? मेहतर या ग्रामिक कहलाता था। ग्रामाक्षिप पटलिक, ये कौन सा अधिकारी था? ग्रामाक्ष पटलिक, यह गांव की जो सरकारी आय व्यय का विवरण रखने वाला अधिकारी था। यानी ग्राम की जो भूमि तथा अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित कागज पत्रों को भली भांति रखता था। ग्राम की भूमि व परिसंपत्तियों को से संबंधित कागज पत्रों को रखने वाला गांव का अधिकारी था। ग्रामाक्षिप पटलिक ग्राम की भूमि तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कागज पत्रों को भली प्रकार से रखने वाला अधिकारी था। यह गांव की सरकारी आय व्यय का विवरण रखता था। गांव के सरकारी आय व्यय का विवरण रखता था। सरकारी आय व्यय का विवरण यह रखता था। सरकारी आय व्यय का विवरण यह रखता था। सर्वपल्ली पति, ये कौन होते थे? सभी गांव का प्रमुख होता था। सभी गांव का प्रमुख होता था। सभी गांव का प्रमुख होता था सर्वपल्ली पति। इसके अलावा ग्रामाक्षिप पटलिक होते थे। इसकी सहायता के लिए कर्णिक भी होते थे, जिन्हें लिपिक कहा जाता था। सहायता के लिए कौन होते थे? कर्णिक, जिन्हें क्या कहा जाता? लिपिक।
जिन्हें लिपिक कहा जाता था। सर्वपल्ली पति कौन होते थे? सभी गांव का प्रमुख अधिकारी, सभी गांव का प्रमुख अधिकारी। इसके अलावा वन राष्ट्रीय निधि थी और उनकी सुरक्षा के लिए वनपाल नामक अधिकारी होता था। वन राष्ट्रीय निधि थी, इनकी रक्षा करने वाला कौन होता था? वनपाल नामक अधिकारी होता था। दोस्तों, आज हमने हर्ष की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।